अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 90 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। ज़रा तशरीफ़ की टोकरियाँ ले आइए। सबसे पहले 17 नंबर सवाल पे 89 पार्ट बी मैंने ये दिया था लेक्चर। कितने बच्चों ने ये लेक्चर अटेंड कर लिया है? बस? क्यों बाकियों ने कहा आज का प्लान है? अच्छा, कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट कर लिया? अच्छा, कितने बच्चों का इस सवाल का आंसर मैच कर गया था, कैश फ्लो मैच कर गई? तो ये तो शायद देखे ही ना लेक्चर, बाकी फिर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, लायलपुर लिमिटेड ये होपफुली हम मंडे को कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी कौन सा मेथड का सवाल है, डायरेक्ट मेथड का, जो मैं आज स्टार्ट करने लगा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 3 6 बोनस शेयर की एंट्री। वैसे बोनस शेयर की एंट्री, बोनस शेयर्स की एंट्री होती है शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर बोनस शेयर्स हैं डिविडेंड के तौर पे नहीं है, लेकिन अगर शेयर प्रीमियम आपके पास ना पड़ा हो तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स भी जा सकती हैं, ठीक है। अब सवाल में देखना ये पड़ेगा शेयर प्रीमियम स्टार्ट में पड़ा है या नहीं पड़ा। तो शेयर प्रीमियम स्टार्ट में नहीं पड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि उसने ये कहा था ड्यूरिंग द ईयर डीएल बोनस शेयर इशू कर रहा है और सब्सिक्वेंटली राइट शेयर इशू कर रहा है, यानी जो शेयर प्रीमियम आया भी है तो वो आफ्टर बोनस आया है। पहले बोनस इशू दौरान साल हुआ था, उसके बाद फिर राइट इशू हुआ था। अगर पहले से प्रीमियम पड़ा होता तो हम कह सकते थे कि जी प्रीमियम पहले भी पड़ा था, मजीद राइट इशू में आया होगा, तो चलो मजीद वाले को छोड़ो, जो पहले पड़ा था उसको यूज़ करके बोनस इशू कर लें। लेकिन साल के शुरू में शेयर प्रीमियम का ज़ीरो होने का मतलब शेयर प्रीमियम इसी साल आया है, और इस साल जो शेयर प्रीमियम आया वो राइट इशू से आया ही होगा, ज़ाहिर है शेयर इशू किए होंगे तो आया होगा, और वो राइट इशू बोनस के बाद हुआ। इस वजह से फिर आपको शेयर प्रीमियम की बजाय रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट करना पड़ेगा। ये सवाल आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया? डायरेक्ट बताया था, मैंने माफ़ कर दो। अच्छा, ये इसीलिए होता है अगले दिन पूछ लिया जाए कोई मसला हो लेक्चर लेके भी। जी, पहले की हुई है एडजस्टमेंट, मुझे पता है। ये एडजस्टमेंट आई थिंक नादिर में की थी हम, लेकिन नादिर से ज़्यादा क्लियर, जितने रिसेंट सवाल आते हैं ना और ज़्यादा क्लियर से क्लियर बात बताते हैं, उसमें एम्बिग्विटी कम होती है क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात करते हैं तो फिर हमारी लड़ाई भी होती है ना, एक ही कीता फिर वो और बेहतर कर देते हैं चीज़ों। अच्छा जी उसके बाद मैंने आपको सोगवारो लिमिटेड होमवर्क में दिया था, ये इंशाल्लाह मैं फिर ट्यूसडे को करा दूंगा आपको, ठीक है जी। ट्यूसडे को लास्ट डे होगा होपफुली हमारा कैश फ्लो का, और एनपीओ फिर स्टार्ट करेंगे हम। तो मंडे और आज ये 2 दिन डेडिकेटेड हैं डायरेक्ट मेथड को, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, दाहल लिमिटेड एक छोटा सा सवाल है, इसको ज़रा कर लेते हैं, हो सकता है बच्चे अभी आए मज़ीद, तो 10-1 मिनट में हो जाएगा, उम्मीद है 10 से 15 मिनट में। छोटू सा सवाल है, 8 नंबर का ये सवाल, यानी जब कभी अब इस अटैम्प्ट के अंदर एनपीओ का बड़ा सवाल आया होगा, जब आप उस चैप्टर में जाएंगे तो एनपीओ का बड़ा सवाल देता है तो कैश फ्लो का फिर छोटा सवाल देता है। इन दोनों में से एक सवाल जो है वो 15 नंबर के आसपास, 15 से 20 नंबर के दरमियान वाला आता है, 15 से 18 नंबर वाला, तो दूसरा शॉर्ट आ जाता है। और जिस अटैम्प्ट के अंदर कैश फ्लो का बड़ा सवाल आ जाता है 15 से 18 नंबर वाला, उस अटैम्प्ट के अंदर फिर एनपीओ का छोटा शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल डाल देता है, ठीक है ना। आने दोनों ही है, और शॉर्ट क्वेश्चन क्या 8-10 नंबर थोड़े, 8-10 नंबर का सवाल भी तभी होता है जब पूरा टॉपिक किया हुआ हो, क्योंकि उसने तो कहीं से भी कोई चीज़ उठा के रखनी है, तो पूरा टॉपिक बाहर। ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इन दोनों टॉपिक से तकरीबन 25 को नंबर का पर्चा लाजमी, इससे भी ज़्यादा 25 से 30 कह लें, 25 से 30 को एक आधा MCQ डाल दें अगर, ठीक है, तो तकरीबन 25 नंबर ही कर लें, कम अज़ कम 25 नंबर का पर्चा इन 2 टॉपिक्स से आता है, जिनमें से एक आप अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। आज का दिन थोड़ा तंग होंगे, फिर एक सवाल 2 दिन में करेंगे, फिर मंडे को एक और सवाल में करा दूंगा, फिर ओके हो जाएगा। शायद ट्यूसडे से आगे वेंसडे भी लग जाए सुगारों के लिए, अगर मुझे लगा कि डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा अभी भी लग रहा है तो फिर ट्यूसडे को भी मैं डायरेक्ट मेथड का एक और सवाल करा दूंगा। इनडायरेक्ट मेथड तो हमने कर लिया ना, वो सवाल मतलब मेथड आता है आपको 70-80% सवाल हो जाता है। हाँ, किसी स्पेसिफिक सवाल के अंदर मसले मसाइल हो सकते हैं, वो देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा तशरीफ़ ले आएंगे सुगवारो दाहल लिमिटेड पर। पास पेपर 16 है, पेज नंबर 723 है। मैं इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा बात डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि स्टार्ट में ही तो बात समझानी है, अगर थोड़ी सी जो फ़र्क है
वहाँ से फिर बच्चे ना हो तो मसला हो जाएगा, इसलिए 10-15 मिनट ये सवाल एंड पे सोचा था, ये पहले कर लेते हैं, ठीक है। लें जी, करनी है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 21। अब ये मैं यहीं पे करूंगा। अच्छा, सुगारो लिमिटेड के अंदर मसला लॉस वाली फिगर में आया उन्हें, आई थिंक लॉस था, इसमें भी लॉस आ रहा है। फिर दूसरा मसला इसके अंदर कोई नहीं है। अच्छा नहीं, वो सुगारो इधर है नहीं, मैं भी कहूँ उसमें नेगेटिव ये शेयर डिस्काउंट है, इसका मसला होना है, एक ये लॉस का मसला होना है। बाकी एज सच एडजस्टमेंट वो यार ठीक है, लॉन्ग टर्म वो कोई मसला नहीं है। वो ऐसे जैसे हम वो मरीज़ों के इलाज करते थे, इस दफ़ा का मरीज़ करंट है, करंट पोर्शन है, इस करंट पोर्शन में आपने माइनस करना है वो फिगर जो लेजर में जानी थी और बाकी, लेकिन थोड़ी हिम्मत करनी होती है, बहरहाल कर लेंगे इसको। थोड़ी हिम्मत नहीं करते आप लोग। तशरीफ़ लाएँ ज़रा, तशरीफ़ लाएँ ज़रा, तशरीफ़ ले आएँ, टोकरियाँ ले आएँ। मैं यहाँ पे कैश फ्लो का सवाल कर रहा हूँ। अब कैश फ्लो का सवाल करना है तो जाहिर सी बात है मुझे फॉर्मेट सबसे पहले बनाना पड़ेगा, मुझे याद ही नहीं रहा यार, ये मैं बना के ही आ जाता। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड, ज़रा बता दो आप मुझे। हाँ, एक हमने बनाया था उस्ताद जी, उसी को ले आता हूँ मैं। कहाँ गया? ये रहा। चल भाई आजा ज़रा खुशबू लगा के। भाई ने मेरा वक्त बचा दिया मशवरा दे के। 50 रुपये दे दूँ? अच्छा यार, दे दूंगा यार। लें जी, इसका नाम देते हैं बदल। ये है जी, अब कौन सा? दाहल लिमिटेड। वैसे पर्चे में लिखा हो तो DL ऐसे लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। पास पेपर 16 है, पेज नंबर 723। अच्छा जी, नहीं जी, मेन फॉर्मेट आपका इतना अच्छा। अब ये कौन सा मेथड है जो हम कर रहे हैं? इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं? इनडायरेक्ट तरीके से आप कैश पे पहुंचते हैं, यानी प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट तरीके से। सीधा सीधा नहीं लिखा हमने, कस्टमर से कितना कैश आया, सप्लायर को कितना कैश गया, एक्सपेंसेस के लिए कितना कैश पे हुआ, ये सीधा तरीका था। वो तरीका लगाया जो 3 दिन समझ ही नहीं आ रही थी अहमद भाई को, चौथे दिन जाके समझ आई। तो सारी जिंदगी हम प्रॉफिट, सारी जिंदगी एक्सपेंसेस को लेस और इनकम्स को ऐड करते आए। अजीब कहानी थी, इनकम्स को लेस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं, वो जो नॉन कैश की एडजस्टमेंट है। फिर वो हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेके वर्किंग कैपिटल के अंदर कैश को कन्वर्ट। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका क्या है आज बताऊंगा, पहले जरा इनडायरेक्ट तरीके से कर लें, क्योंकि सवाल में उसने क्या बोला, DL की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो। अगर सवाल खामोश भी हो तो यही मेथड लगना है, यानी बाय डिफॉल्ट यही मेथड लगना है। तो जो मेथड आज सिखाना है वो सिर्फ तब लगना है जब सवाल में वो बोले, बोलकर कहे, ठीक है। तो टोटली आपके पास पेपर में 2 सवाल है, इनमें से एक पिछली से पिछली अटैम्प्ट में जब बड़ा सवाल आया उसमें आ गया। इस दफ़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड है जो हम कर चुके हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड वो ये उसको भी पता है कि आपको लग रहा है कि ये इस दफ़ा चेंज होना है, इसलिए गुंजाइश नहीं छोड़ के जानी, और है भी आसान, ठीक है। अच्छा ये चले फिलहाल तो आ जाए। तो अब डायरेक्ट मेथड से करेंगे क्योंकि सवाल चुप है। वैसे सवाल चुप ना भी हो तो आज बताऊंगा आपको जी इनडायरेक्ट से, मजबूरी भी इनडायरेक्ट से ही करना है, डायरेक्ट से हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट मेथड के लिए ज़रूरी है पूरा PNL तफसील से दिया होना, तो वो आपको हर सवाल में नहीं गिवन, ठीक है। अभी तक आपने एक ही सवाल देखा था जिसमें पूरा PNL गिवन था, सबसे पहला। अच्छा चले ले जी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, और रुपीज़ इन मिलियन करेंगे सवाल को। ये कुछ तब्दीलियां हमने कर ली, ठीक है जी। चलें अब सवाल को जाके पढ़ा, छोटू सा सवाल है, बड़े खुश हुए हम कि जी सवाल में तो कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं होना है जी। मसला था भी नहीं अगर कॉन्सेप्चुअली बच्चा मजबूत हो तो। समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे दी थी उसने, यानी समरी दे दी बदतमीज़ ने। आपने लो समरी देती है, साढ़े वास्ते वक्त पै गया। समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन
31 दिसंबर 21 की है, जिसमें 21 और साथ में 20 है। शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, इक्विटी साइड खत्म, लाइबिलिटीज नहीं नजर आ रही, फिर शायद नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं होगी पर करंट तो होती है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना क्रेडिटर्स ना एक्रूवल्स। अच्छा चलो, पीपीई है, कैश है और करंट एसेट बाकी नहीं है, डेटर्स भी नहीं है, प्रीपेमेंट्स रिसीवेबल्स वगैरह भी नहीं है, इन्वेंट्री भी नहीं है। ओ वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, और वर्किंग कैपिटल का मतलब बताया था करंट एसेट्स, तो उसने ना बेसिकली ये नेट करके हमें दे दिए थे और हम मारे गए इस वजह से। हालांकि हम सारे वर्किंग कैपिटल आइटम्स को, कैश के अलावा वाले जो होते हैं, ठीक है, उन सारे वर्किंग हाँ इंटरेस्ट और टैक्स को भी हम लेजर में ले जाते हैं और कैश आइटम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को वर्किंग वन में ले जाते हैं। बाकी सबको क्या करते थे, अलग अलग तो दिए होते थे, ये जी करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, हम उनको जाके यहाँ वर्किंग कैपिटल आइटम्स वाली एडजस्टमेंट में जो है एडजस्ट कर देते। आज उसने क्या किया, प्रोबेबली मैं आपको कुछ कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने ना बेसिकली, मैं बताऊँ ना, अगर बैलेंस शीट के मैं एक्सट्रैक्ट्स से बनाऊँ तो करंट एसेट्स होते हैं उसमें जी, और करंट लाइफ। करंट एसेट्स में मसलन मशहूर इन्वेंट्रीज हो गई, डेटर्स हो गए, एक्रूवल्स प्री पेमेंट्स हो गई, और कैश एंड बैंक हो गया, कैश एंड बैंक। अच्छा, उसके बाद शुरू हो जाती हैं जी करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स आ गए, बस शॉर्ट टर्म, चलो क्रेडिटर्स काफ़ी है, वो वर्किंग वन वाला आइटम ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसने नहीं बताया तो रहने दो, या बता दिया तो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स आ गए, फिर एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स आ गए, एक्रूवल्स अदर पेएबल्स, एक्रूवल्स एंड पेएबल्स लिख दूँ, अदर से ज़रा लंबी हो रही है, ठीक है। उसके बाद बस इसी में ही आ गए ना पेएबल्स, बस अदर पेएबल्स, एडवांसेस वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब नेट अगर वर्किंग कैपिटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा आपको। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को नेट करना है, ऐसा ही है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को नेट करें तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा जी, तो अब कहानी कुछ ऐसे है, ज़रा ध्यान से ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। उसने क्या कर दिया, जालिम ने हमें ये नेट वर्किंग कैपिटल ही दे दिया। अपने लो भला किया पर असी मारे गए, क्योंकि आगे एक एडजस्टमेंट आ रही है, उसने आपको मरवा देना, ठीक है। बहरहाल कहानी समझ आ रही है, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे दिया होगा उसने। ये 1 साल का नहीं है, खैर से ये 2 साल का। ये सारी कहानी समझेंगे तो फिर सवाल तो 2 मिनट का भी नहीं है, कहानी बस यही समझनी। अब उसने क्या किया, अच्छा उसने नेट का लफ्ज नहीं लिखा, लेकिन नेट ही है ना, वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, वो उसने बताया है, नेट वर्किंग कैपिटल ही है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, एसेट लेस लायबिलिटीज। अगर तो लायबिलिटीज ज़्यादा होती करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से, तो नेट में फिगर आती लायबिलिटी वाली, तो वो इस तरफ बड़ी होती इक्विटी एंड लायबिलिटी में। नेट करने से एसेट ज़्यादा थे, नेट वर्किंग कैपिटल में नेट एसेट, नेट करंट एसेट निकले होंगे, तभी वो एसेट्स के अंदर लिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये 24.5 और 17.8 ये उसने हमें दिया सिर्फ, ये ऐसे ही है। अच्छा बच्चों, आपस की बात है, रखना आपस में ही, ठीक है। हम भी तो अल्टीमेटली यही काम करते थे, हर अलग अलग एसेट का ओपनिंग से क्लोजिंग का डिफरेंस देखना। ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है 2000 कौन सा पिछला साल
20 और ये 2021। ऐसे सवाल पूरा गिवन होती, पूरी बैलेंस शीट होती थी, उसमें से हम एक एक करके उठाते थे अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, ठीक है। और करते तो उसके साथ यही थे, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेकर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाकर हम कहते थे जी एसेट है बढ़ रहा है डेबिट, उधर क्रेडिट, लायबिलिटी है बढ़ रही है तो क्रेडिट, तो कैश फ्लो में डेबिट, एसेट है ओपनिंग से क्लोजिंग कम हो रहा है तो क्रेडिट, तो मतलब कैश फ्लो में पॉजिटिव लिखो, लायबिलिटी है कम हो रही है ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हुए तो डेबिट, तो दूसरी तरफ कैश में क्रेडिट माइनस लिख दो, ठीक है। यही करते थे ना। अब ये नेट वर्किंग कैपिटल करंट ये एसेट साइड पर पड़ा है, इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या है, बेसिकली नेट करंट एसेट्स निकले, ठीक है। नेट में करंट एसेट्स निकले, तो इसका मतलब इसके ऊपर अगर मैं रूल लगाऊं तो मैं कौन सा वाला लगाऊंगा, एसेट वाला या लायबिलिटी वाला, एसेट वाला, ठीक है। अब बड़ा सिंपल काम है, वो सारे अलग 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 ले रहे हैं, ठीक है जी। और उसने हमारे लिए सहूलत क्या कर दी कि यार अलग अलग क्या लेना, ये 4 एसेट्स लो, और 4 में से चलो ये तो निकल जाता है ना, ये तो कहाँ आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो ये तो उसने भी अलग ही रखा हुआ है, इसलिए इसको भी इसने भी क्या रखा हुआ है, तो मैं भी इसको निकाल दूँ, मैं भी इसको निकाल दूँ, उसने अलग दिया हुआ है ना, तो लो जी ये मैंने निकाल दिया क्योंकि ये तो हमारा वो वाला आइटम ही नहीं है, ठीक है। अब ये कहानी है, अलग 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 मत लो, उसने कहा जी एक ही दफ़ा इसको ही कर लो, अल्टीमेटली एसेट सारे करें लायबिलिटी सारे करें तो नेट में एक ही से कर ले तो आंसर तो यही आता है, क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना। अच्छा, लेकिन अब एक छोटा सा मसला आ गया, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं था, यहाँ पर हम सुकून से क्या करते कि नेट में करंट एसेट आ रहे हैं क्योंकि एसेट साइड पे आ रहा है, तो हम कहते हैं एसेट, यूँ समझो एसेट है ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए बढ़ रहा है तो ये डेबिट, कैश फ्लो में इसको क्या कर देंगे क्रेडिट। पर एक मुसीबत आन पड़ी, वो मुसीबत अगली लाइन में लिखी हुई है, सवाल तो सारा खत्म हो गया था, ठीक है ना। आगे कैश आ रहा है, कैश तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग में चला जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। इसका लेजर बन जाएगा पीपीई का, शेयर कैपिटल का लेजर, रिटेन्ड अर्निंग का लेजर, ये सब 1 2 3 4 लेजर बनने हैं, वर्किंग 1 में कैश जाना है और वर्किंग कैपिटल आइटम्स उसने वैसे ही नेट करके दिए हैं, कोई मसला अभी तक तो कोई मसला नहीं। लेकिन 1 में कहता है फाइनल कैश डिविडेंड पे हुआ है, चलो अच्छी बात है, 3.4 मिलियन का पे हुआ है तो रिटेन्ड अर्निंग में आप डेबिट कर देंगे, और मुझे नहीं ज़रूरत नहीं है डिविडेंड पेएबल क्रेडिट करने की, लेकिन चलो आपको कहा हुआ है ज़रा फिलहाल याद कराने के लिए कर लेंगे, वहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं है तो वही पेएबल में जो गया है वही पेड, सारा ही पे हो गया, तो ये भी आ जाएगा, कोई ये भी मसला नहीं था, ये भी मसला नहीं। एडिशन टू पीपीई ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, उसने एडिशन खुद दे दी, ये भी कोई मसला नहीं है, एडिशन दे दिया है तो डेप्रिसिएशन की फिगर बैलेंसिंग निकल आएगी, तो मसला कहाँ है सवाल में, ओ टैक्स एक्सपेंस भी है फॉर द ईयर 2004 मिलियन। चलो ये तो फिर खैर ये होना था कि चलो शायद रिटेन्ड अर्निंग में से पैट निकलना था और ये टैक्स एक्सपेंस एडजस्ट करके पीबीटी निकाल के कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता, क्योंकि प्रॉफिट हमें कहीं नहीं गिवन, पीएनएल नहीं ना गिवन था, ये भी इतना मसला नहीं था। उससे भी बड़ा मसला आगे पड़ा है, क्या, टैक्स पेएबल 31 दिसंबर 21 पर था 1 मिलियन का और 31 दिसंबर 20 पर था .2 मिलियन का, यानी टैक्स पेएबल है। अब टैक्स का तो हम लेजर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्स पेएबल अगर ओपनिंग में 0.2 और क्लोजिंग में 1 मिलियन है तो भाई बैलेंस शीट में कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, यानी कि वो कितने गया, इन करंट लायबिलिटीज के अंदर ये टैक्स पेएबल भी होगा पड़ा हुआ ऐसे, वो कितना था जी, ओपनिंग में 0.2 और क्लोजिंग में 1, ठीक है। तो अब ये चूंकि मुझे नजर नहीं आ रहा तो मैंने क्या अज्यूम किया फिर, और बिल्कुल सही अज्यूम किया कि यार ये जब उसने नेट वर्किंग कैपिटल दिया है तो ये उसी में ही कहीं छुप गया है, ठीक है, नेट हो गया उसमें से, ठीक है। तो ये तो बाकी सारे अपनी जगह पे, मुझे इससे मसला है क्योंकि ये सारी फिगर, ये सारी, अगर मैं इस डिब्बे को हटा दूं, ठीक है, डिब्बे को ना भी हटाऊं, चलो ऐसे कर लें, ठीक है, वो सारे प्लस तो ये सारे यहाँ पे क्या होते गए माइनस, तो ये टैक्स भी क्या हो चुका हुआ है। अब मुझे बाकी किसी से मसला नहीं है, इस टैक्स पेएबल से मसला है कि नेट वर्किंग कैपिटल तक आते आते ये टैक्स क्या हो चुका हुआ है माइनस। अभी तक जितने भी सवाल किए उनमें चूंकि हम इंडिविजुअल आइटम उठाते थे, जैसे हम कहते थे यार इस पेएबल के अंदर इंटरेस्ट पेएबल पड़ा है तो निकाल दो, तो हम उसमें से माइनस करके निकालते थे। लेकिन आज इस टैक्स पेएबल का लेजर बनाना है, एक तो ये मसला है, तो फिगर मिल गई ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन दूसरा मसला क्या है, वो वर्किंग कैपिटल आइटम्स वाले नेट वर्किंग कैपिटल में से माइनस हो चुका हुआ है,
हमें इस पे एतराज़ क्या है, ये इधर पड़ा रहा, इसका असर इधर पड़ा रहा तो ये तो वर्किंग कैपिटल आइटम में चला जाएगा, जबकि इसको उधर जाने नहीं देना। अब मुसीबत क्या है, मुसीबत ये है कि ये यहां तक आते हुए जो फिगर निकली इसमें आते हुए क्या हुआ है, माइनस। तो अगर मुझे इसको यहां से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, तो यहां पर मैंने फिर ऐड बैक करूंगा। वैसे तो वर्किंग करूंगा प्रॉपर, लेकिन ऐड करेंगे, ऐड टैक्स पेएबल 1 और 0.2, और उसके बाद जो नेट वर्किंग कैपिटल आएंगे ये पाक साफ होंगे। यानी आज मार्च निकला तो है, लेकिन आज जो है ना वो आज तरीका इलाज डिफरेंट था। G20 5.5 और 8, ठीक है। और ये जो इधर से हमने निकाला है, निकाला प्लस करके है, इसको कहाँ ले जाएंगे, टैक्स के एक्सपेंस के ले जाएंगे। ये बात समझ आ गई है, 0.2 और कैरी डाउन 1, एक्सपेंस गिवन है, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये ही सारी कहानी है जी। उसने हमें ला खड़ा किया था यहां, और उसके बाद उसने एडजस्टमेंट बताई थी टैक्स पेएबल वाली, जिसको लेस करके नहीं निकाल सकते यहां से, बल्कि ऐड करके निकाल लें, क्योंकि ऑलरेडी नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, जिसमें से इसको माइनस करके ये फिगर निकाली गई। ओके, सही है, चलो। नहीं सही, ऐसे ऐसे मतलब होता है नहीं सही, नहीं, अच्छा चलें जी, अपना सवाल करते हैं। हाँ जी, अब एडजस्टमेंट तरतीब से चलते हैं, तरतीब से, अब सवाल की तरतीब से। ठीक है जी, चलो जी। शेयर कैपिटल, लेजर, बैलेंस, सवाल शुरू हो गया, सवाल शुरू हो गया। नंबर 2, शेयर कैपिटल। अच्छा जी, शेयर कैपिटल का लेजर बन गया। उसके बाद ओपनिंग बता दो, 10, क्लोजिंग 11। उसके बाद नेक्स्ट है जी रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स का भी लेजर बना लेते हैं जी। ओपनिंग 33.8, क्लोजिंग 32.9। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन, सरप्लस, उसका भी लेजर बनाएंगे, लेजर वाला आइटम है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओपनिंग, अच्छा, क्लोजिंग 4। चले जी, बैलेंस शीट आइटम्स इक्विटी वाले साइड पे खत्म हो गई, इक्विटी लायबिलिटीज। पीपीई का लेजर, पीपीई लेजर आइटम है, पीपीई का लेजर बन गया। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग 10.6, क्लोजिंग 18.7। उसके बाद क्या है जी, वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, इसको तो हमने सही करना है, सेट कर दें इसको पकड़ के। बीमार है ये, लेकिन आज बीमारी उलट तरीके से सही करनी है, आज गुर्दा कहते निकाल लेंगे जी। वर्किंग कैपिटल तो हमने कहा जी एज पर क्वेश्चन कितने है जी, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है, और ओपनिंग, ठीक है जी। तो अब इसको सही कर ले। क्या था जी, वर्किंग क्या लिखा हुआ था, लिखा क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल ही लिखता हूँ मैं, वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, ठीक है। तो क्लोजिंग है ये और ओपनिंग, ठीक है जी। और ये भी मैंने लिख लिया क्योंकि ये बीमार है, इसको एडजस्टमेंट नंबर 3 हिट कर रही है, ऐसे ऐसे जो करते थे सवाल, ऐसे ही है ना। चल, और कैश है 15.4 और 4.7, कैश है 15.4 और 4.7, ठीक है जी। ले जी, सवाल का डेटा तो मैंने कर दिया है अब पूरा,
अब रह गई बात जवाब की, अब एडजस्टमेंट्स को पढ़ते जाते हैं जी, ठीक है। तो क्या कहता है जी, फाइनल डिविडेंड वाज पेड, तो 3.4 रिटेन्ड अर्निंग्स में आकर आपने लिखा डिविडेंड। वैसे ये डिविडेंड पेएबल में जाता है और फिर वहां से पेड होता है, ठीक है। कितना है? 3.4। हाँ, लेकिन पेएबल में बैंक देते हैं, ये लो डिविडेंड पेएबल में चला गया, डिविडेंड पेएबल ब्रॉट डाउन कैरी डाउन जहाँ पे आना था, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 3.4 आ गया, ना कोई ओपनिंग ना क्लोजिंग, तो यही क्या बन गया, ये ज़रा रिवाइज करने के लिए मैंने लिख दिया, बहरहाल फिलहाल मैंने इधर बनाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर पेएबल डिविडेंड पेएबल ना हो तो जो रिटेन्ड अर्निंग वाला डिविडेंड है वही आप डायरेक्ट फेंक सकते हैं। अब आपको समझ लग गई है, ठीक है। तो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आकर लिख लो फौरन, डिविडेंड पेड कितना जी, सवाल में गिवन था 3.4 मिलियन पेड है, आउटफ्लो। पॉइंट नंबर 2, एडिशन है 14 मिलियन का पीपीई में, तो यहाँ पे आए हमने पीपीई के अंदर लिखा एडिशन यानी कैश, ठीक है। कितना? 14, ठीक है। इसको साथ ही लिख लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जी, एडिशन इन पीपीई, पीपीई डेबिट साइड पे जो आ रहा है 14, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लास्ट में क्या बोला, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2.4 मिलियन है, ठीक है। एक्सपेंस का लेजर ओपन कर दें, हाँ -14 आउटफ्लो। थोड़ी सी जगह ना बना लें टैक्स के लेजर की, आइटम तो एक एक ही है अब। एडजस्टमेंट, वो वर्किंग कैपिटल आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं, हम फॉर्मेट की एडजस्टमेंट करते हैं। चलो जी, माशाल्लाह बड़ी जगह बनी है जी। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 3, टैक्स एक्सपेंस 2.4 मिलियन है, ठीक है जी। टैक्स एक्सपेंस है तो टैक्स का तो हम लेजर बनाते हैं, तो नंबर 7 पे मैंने एक और लेजर ओपन कर लिया, टैक्स एक्सपेंस उसका नाम रख दिया, और एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस किस तरफ आता है, यानी पॉइंट सिर्फ यही था जो बता दिया, और उसमें मसला कोई नहीं। अब सवाल, और सवाल में कोई मसला है नहीं जी। तो एक्सपेंस इधर कैश आएगा डेबिट साइड पे, तो एक्सपेंस की फिगर पीएनएल वाली क्रेडिट साइड पे, वो कितना बता रहे हैं जी, 2.4। चलो ये उसने बताया। और आगे कहता है टैक्स पेएबल है क्लोजिंग पे 1 और ओपनिंग पे 0.2। अच्छा, हमने पहले तो यहाँ पे आके लिखा ओपनिंग में 0.2 और क्लोजिंग में 1। अब ये लिखने के बाद हमें ख्याल आया, यार अगर ये था तो कहाँ है, नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो फिर हमने सोचा, क्योंकि सारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ उन्होंने क्या कर दिए थे, नेट कर दिए थे, तो इस वर्किंग कैपिटल वाली फिगर तक आते आते ये माइनस हो चुका है। अगर हमने इसको रिवर्स करना है तो ऐड कर देंगे, ताकि इसमें से लेजर तो बन गया लेकिन इसमें से भी तो असर निकालना है, तो ऐड कर दिया हमने टैक्स पेएबल, ओपनिंग में 0.2 क्लोजिंग में 1, ठीक है। अब सही सही पाक साफ वर्किंग कैपिटल आ गया 18 और 25.5, ठीक है जी। अब इसको हम ले जाएंगे अपनी चेंज इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, ठीक है जी। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए नेट एसिड्स है ना, तो एसिड बढ़े, वर्किंग कैपिटल बढ़ा, तो इसका बढ़ना कैश फ्लो में डेबिट कैश फ्लो क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो नेट, यहाँ मैंने लिखा नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि नेट करंट एसेट्स, ठीक है जी। ओपनिंग बताओ सही वाले 18, क्लोजिंग 25.5। यहाँ पर हमने लिखा साथ में वर्किंग नंबर 6, वर्किंग 6 में जाके ये काम किया था। अब अगर ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए एसेट बढ़े तो एसेट डेबिट और कैश फ्लो क्रेडिट कितने से, लो जी, इतनी सी बात, ठीक है। लेकिन जी आप लेट आई हैं, पॉइंट नहीं समझ आया बेटा। नेट वर्क उसने वर्किंग कैपिटल दे दिया
और वो दिया एसिड साइड पे हुआ है, मतलब उसने सारे वर्किंग कैपिटल आइटम्स को नेट करके नेट में एसिड्स निकले वो एसिड साइड पे शो कर दिए। उसने हमें नहीं तफसील बताई इन्वेंट्रीज कितनी थी, डेटर्स कितने, प्री पेमेंट्स कितने, क्रेडिटर्स कितने, एक्रूवल कितने, बल्कि उसने माइनस करके ये आंसर हमें दे दिया। अब इसमें मसला कोई नहीं था, हम इसी को उठाते ओपनिंग क्लोजिंग कह के वर्किंग कैपिटल में ले जाते, लेकिन बीच में एक और मसला उसने डाल दिया कि इंटरेस्ट पेएबल भी है। अब अगर है तो कहाँ है, बैलेंस शीट में कोई करंट एसेट नहीं था, कोई करंट लायबिलिटी से, तो वो सब नेट हुए पड़े हैं कैश के अलावा वाले, ही उसने बोला था ना। तो नेट हुए पड़े तो इसका मतलब टैक्स पेएबल इसमें से माइनस हो चुका हुआ है। तो हमने असल में ये वर्किंग की है, मैंने ये वर्किंग की है, वर्किंग 6 मेरी ये है। पिछला तो सिर्फ कहानी थी समझाने के लिए, ये वर्किंग 6 मैंने ऊपर करके दिखाई है आपको, ठीक है। अच्छा, अब एक तो डेप्रिसिएशन भूल गए जी, इधर लाना, नॉन कैश आइटम पीपी के अंदर। अच्छा भूले क्या, अभी निकली नहीं। चलो मेरा सवाल अब पूरा एक दफ़ा, मेरा सवाल एक दफ़ा पूरा है। मुझे ना तो अभी पीबीटी मिल रहा है, ना कोई नॉन कैश आइटम्स और मिले हैं, बाकी मैंने तकरीबन सवाल कर लिया। अब 1 बाय 1 लेजर्स को बैलेंस करना शुरू कर दें, जल्दी से बताएं। कैश 1, तो ये 1 क्या है, ये फ्रेश कैपिटल आपने इशू किया होगा तो कैश आया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फ्रेश कैपिटल वर्किंग नंबर 1 है, 2, ये आ गया जनाब 1 इनफ्लो पॉजिटिव, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स में आए तो बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आ रही है, शुक्र है। इधर पैट आया करता है कितना, 2.5, ठीक है। अब ये 2.5 पैट है, इसको आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते इससे, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका क्या होता है जी, पीबीटी, इधर ही जगह बनाई जाए। एडजस्टमेंट चल रही हैं, एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, तो वर्किंग नंबर 8 फिर मुझे करनी पड़ी ओपन, और मुझे चाहिए असल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कोई नहीं मिला मुझे सवाल में टैक्स एक्सपेंस मिला हुआ है जो लेस हुआ करता है, और पैट मैंने निकाल लिया हुआ है, वर्किंग नंबर 3 है। वर्किंग 3 से आपने पैट निकाला 2.5, ये काम अब तीसरी चौथी बार कर रहे हैं क्लास में। 2.5 ये निकाला हमने, सवाल में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है टैक्स एक्सपेंस, उसने कहा था 2.4 का है। अब देखें पैट तक आते हुए टैक्स एक्सपेंस माइनस हुआ होता है, ठीक है ना, लेकिन हमने रिवर्स जाना है, मुझे चाहिए पीबीटी, तो बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो उलट चलते हुए जो लेस हुई हुई चीज़ होती है उसको क्या कर देते होते हैं, ऐड। कितना, 4.9, तो 4.9 वर्किंग 8 में आपने निकाला, और वर्किंग 8 के लिए 2.5 वर्किंग 3 में से निकला था, ठीक है। और टैक्स क्वेश्चन में गिवन था, मैंने इसीलिए ऐसे लिख दी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, बड़ा टाइम लगा दिया यार आपने, नेक्स्ट जल्दी करें। अगला लेजर है रीवैल्यू सरप्लस का जी, इसमें क्या आ रहा है 4, हाँ पीपीई ही होगा फिर, तो पीपीई में 4 और दूसरी तरफ रीवैल्यूएशन सरप्लस है, तो यहाँ पे आपने, अच्छा अब ये वर्किंग नंबर 4 से निकाला है आपने, इधर तो ये बैलेंसिंग निकला है ना, उधर जाके लिख दिया, ठीक है। अब ये पहले तीनों लेजर हो गए बैलेंस, पीपीई का लेजर भी बैलेंस कर दो। अब इसकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है 9.9। अब ये क्या हो सकता है, अगर अब ये ना कहना डिस्पोजल होगा, भाई डिस्पोजल होता तो वो बताता। अब नॉर्मेलिटी एडेप्शन तो नॉर्मल हर साल होनी है, डिस्पोजल कभी होगा कभी नहीं होगा, तो जो चीज़ ऑब्वियस है वो क्रेडिट साइड पे आ रही है, तो उसी को अज्यूम करेंगे ना, कि डिस्पोजल अज्यूम करके बेलने में बाजू दे लें, न गेन लॉस निकले न डेप्रिसिएशन निकले काम काम, ठीक है। तो क्या आ गया जी 9.9, तो ऐड बैक करें नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग 5 है और फिगर क्या है 9,
लें जी, अब ये पीपीई भी गया, वर्किंग कैपिटल भी ले चुके, कैश वैसे ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है। चलो जी, टैक्स पेड की फिगर, हाँ ये एक लेजर रह गया, टैक्स पेड की फिगर यहाँ से बैलेंसिंग कितनी 1.6, ये टैक्स पेड आ गया 1.6, इंटरेस्ट कोई नहीं था सवाल में, वर्किंग नंबर 7 से आपने 1.6 टैक्स पेड निकाला। ठीक है जी, सवाल खत्म है। बताओ जी, ए का आंसर क्या है 5.7, बी का आंसर चलो मैं दे देता हूँ -14, सी का चलो मैं दे देता हूँ -2.4। अब ए बी सी तो आप करें ना, कुछ तो आप भी करें, अब सारा कुछ मुझसे ही करवाएंगे क्या जी। -10.7, ओपनिंग ऐड किया 15.4, आंसर आ गया 4.7 पॉजिटिव। ठीक है जी, पास पेपर 16। ये काम का है, ये गपशप आपको समझाई थी वैसे अलग से। ठीक है, इसकी वैसे पिक्चर ले लें। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका सवाल, अच्छा जी, अब आइए, सही है, आइए वापस जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहाँ पे, जो हम कैश फ्लोज अभी तक कर रहे थे, इसको इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाना कहते हैं। अभी मैं आपके साथ जो डिस्कशन स्टार्ट करने लगा हूँ वो डायरेक्ट मेथड, जिसको आपने करने के बाद एक आध दिन बाद कहना है सर पहले ये कराना चाहिए था, 3 दिन हम घूमे रहे हैं इनडायरेक्ट में, ये आप कर लेते तो उसको आपका ज़हन कबूल ही ना करता, आप कहते नहीं यार ऐ कोई ज़िंदगी है, इसलिए पहले वो मुश्किल काम करा दिया, आपको ये लगा कि कैश फ्लो तो बस बन ही ऐसे सकती है, तो आपने तूअन व करहन उसको सीख लिया, अब कोई मसला नहीं। क्यों इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हर सवाल उससे हो जाता है, हर सवाल उससे हो सकता है, हर सवाल डायरेक्ट मेथड से नहीं हो सकता, हर सवाल इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता है। आपने देख ही लिया, डायरेक्ट मेथड सिर्फ वो सवाल हो सकता है जिसमें तफसीली इनकम स्टेटमेंट भी उसने दी हुई है। ठीक है, उसकी वजह क्या है अभी थोड़ी देर में आपको समझ आने लगी है। ठीक है, सबसे पहले तो, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ, डायरेक्ट मेथड के अंदर वो वाली कहानी, बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, नहीं इसी को तो चेंज करना है ये। ठीक है, बैलेंस शीट का हर आइटम का हम लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, यानी वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी अब हम लेजर बनाएंगे। यस, हम डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी, वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर्स बनाएंगे। ठीक है जी, इनके भी हमने क्या कर लेना है जी, लेजर्स बना लेंगे। ये देखो बाकी सब सेम है, क्या मतलब, मतलब सवाल में शेयर कैपिटल आएगा तो आज भी शेयर कैपिटल का लेजर, शेयर प्रीमियम आएगा आज भी शेयर प्रीमियम का लेजर, बाकी सब सेम है। यार तुम कितने मौके पे आए हो, कसम से देखो लगता है इसने को अल्लाह से मांगा सुबह कहीं नमाज में,
तो अल्लाह ने इसके कोई काम सीधे किए हुए हैं। देखो हम फंसे रहे, हम पूरा पौना घंटा कुछ और करते रहे और डायरेक्ट मेथड शुरू किया। हमने तो कोई प्लान नहीं किया था। सो कहते हैं अल्लाह की मदद। बाकी सब सेम है जी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो थे, ये जो अंडा है, ये जो अंडा है, इस अंडे में जो चीज़ें पहले आप नहीं लेजर में लेकर आते थे, अब इस अंडे में, इस अंडे वाली वो चीज़ें भी क्या आ जाएंगी? लेजर की फॉर्म में लेजर बनाएंगे। मतलब आप अब एक्रूवल्स का भी लेजर बनाएंगे। हाँ जी, प्री पेमेंट्स का भी बनाएंगे। यस, ये आपको पहले से ही बनाने आते हैं, बचपन से आप एक्रूवल करते आ रहे हैं। क्या मतलब? जी हम डेटर्स का भी लेजर बनाएंगे। ऑफ कोर्स डेटर्स का बनाएंगे जी। हम क्रेडिटर्स का भी लेजर बनाएंगे। वही ऑफ कोर्स। नहीं मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि हम इन्वेंट्रीज का भी लेजर बनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वेंट्रीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, हम इनके भी अब क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। एक बात ये हो गई जी। और दूसरी बात, इस मेथड में थोड़ी देर बाद वैसे पता लगेगा, आज तो खैर पता ही ना लगे, शायद होमवर्क वाले सवाल पता लगे और मैं फिर मंडे को करा रहा हूँ। इस मेथड में हम बैड डेट को इग्नोर नहीं कर सकते। इस मेथड में हम बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर नहीं करते। हम बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर नहीं करते, नहीं करेंगे इग्नोर। ठीक है भाई, इसका लेजर नहीं बनता खुदा के बंदे, ये डेटर में से क्रेडिट होता है। और डेटर का लेजर चूंकि बनना है, तो डेटर के लेजर में क्या आप बैड रिटर्न ऑफ को क्रेडिट साइड पे नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे तो फिर डेटर का लेजर गलत हो जाएगा, बैलेंस गलत देगा। तो चूंकि डेटर का लेजर अब हमने बनाना है, तो बैड रिटर्न ऑफ इग्नोर नहीं हो सकते, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी लेजर बनेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और ग्रॉस डेटर्स, और ग्रॉस डेटर्स का लेजर लाजमी बनाते हैं। लेजर लाजमी बनाएंगे। यानी इस मेथड के अंदर आपको ना तो बैड रिटर्न ऑफ को इग्नोर करना है और ना ही प्रोविजन को नेट करके चला सकते हैं, क्योंकि अब क्या बनना है? डेटर का लेजर। डेटर का लेजर कभी भी नेट पे नहीं बनता, याद रखना। डेटर का लेजर हमेशा ग्रॉस। यही तो फर्क था कि प्रोविजन को हम डेटर्स में से नेट नहीं करते, डेटर्स को अलग रखते हैं, प्रोविजन को अलग बुक करते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, उनको नेट कर देते होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कथन नहीं है कि डेटर का लेजर नेट पे बन रहा हो, कभी नहीं बनता। ठीक है ना? इसका मतलब डेटर का लेजर अगर बनना है तो वो तो ग्रॉस पे बनना है, वो ग्रॉस पे बनना है, तो प्रोविजन अगर है तो फिर उसका भी लेजर अलग से बनना है। ठीक है? और बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री कैसे ना करें, वो तो करनी है। हाँ, वो अब हमारी अप्रोच में क्या होगा, ये दोनों लेजर चूंकि बनने हैं, तो डेटर में क्रेडिट साइड पे बैड रिटर्न ऑफ नजर आएगा और प्रोविजन में डेबिट साइड पे, और बैलेंसिंग वगैरह एक्सपेंस वाली प्रोविजन से निकल आएगी। ठीक है? तो ये बस जनाब थोड़ी सी बातें हैं। ठीक है? एक तो हमने क्या करना है, वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी अब लेजर्स बनाएंगे, और दूसरा ग्रॉस डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी लाजमी लेजर बनेगा, और बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर नहीं करेंगे। बस ये मोटी मोटी बातें हैं, बाकी सब तो वैसे ही सेम है। ठीक है जी? अब इसका मतलब ये हुआ कि बातें सीधी सीधी अब होंगी, बातें सीधी सीधी होंगी। देखें, पूरा कैश फ्लो का जो टॉपिक है आपका सेम चलना है। ठीक है? बस जहां पर आपको चेंज मारना है पड़ेगा, वो कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, ये कैश फ्लो का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है जी। इस फॉर्मेट में किसी किस्म का चेंज जितना आपने पढ़ा है उससे कोई चेंज है जी? इसमें कोई चेंज है जी इसमें? अब इधर देखो जरा, इधर देखो जरा, सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन जो पीबीटी से स्टार्ट होता था, ठीक है जी, और
वही डिब्बा जिसमें केक था, जिसने 3 दिन 4 दिन आपको, किसी को 3 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, जिसने परेशान रखा, ये वाला डब्बा, ये वाली परेशानी, ये वाली मुसीबत अब नहीं होगी, इस मेथड में नहीं होगी। कि जैसे आपको इसने परेशान किया था ना, वैसे ही आपके सेठ साहब को भी इसने बड़ा परेशान किया। सेठ साहब को भी, अहमद भाई भी सेठ साहब ही हैं हमारे, पता है आपको, ठीक है। सेठ साहब को क्या परेशानी थी? जैसे तुम सेठ हो हमारी क्लास के हैं, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मैं अहमद भाई को बना लेता। सेठ साहब को क्या मसला होएगा? सेठ साहब कहेंगे यार अकाउंटेंट साहब, और ये क्या है यार, सारी जिंदगी तुम मुझे बताते रहे इनकम प्रॉफिट को बढ़ाती है, एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है, आज तुमने ऊपर प्रॉफिट रखा हुआ और इनकम उसमें से माइनस करी जा रहा है एक्सपेंस। यार तुम तमाशा है कोई? अभी क्या है, क्या है यार, क्या है? उठाओ इसको ले जाओ यहाँ से। ये वर्किंग कैपिटल आइटम्स ये क्या है? ये प्लस माइनस पता नहीं क्या, ये जरा अब इंक्रीज आ रहा है तो उधर से वो एसेट बढ़ रहे हैं, तो उधर से तुम कैश कम कर रहे हो, उधर से लायबिलिटी बढ़ रही है तो तुम कैश जो बढ़ा। यार क्या तमाशा क्या है यार, नहीं समझ आ रही? उठा के ले जाओ इस कैश लो को। मैंने कहा सर फिर क्या चाहते हैं आप? जाहिर है वो सेठ साहब हैं, जैसे वो कह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम ये हटा देते हैं, आपको क्या क्या चाहिए? आपको ये नहीं समझ आ रही? लग रहा है पता कि बैंक को इतना इंटरेस्ट दिया है, हुकूमत को इतना टैक्स दिया है, लग रहा है पता कि एसेट खरीदे तो इतना कैश आउटफ्लो हुआ है, इतना कैश इनफ्लो हुआ है एसेट जो बेचा था उससे, लग रहा है पता नए शेयर इश्यू किए तो इतना कैश आया है, बैंक का लोन रीपे किया तो इतना कैश गया है, डिविडेंड इतना पे किया, सब समझ लग रही है। ये क्या है? ये मुझे नहीं चाहिए। ये ऑपरेशंस है ना, ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यहां से निकाला था, ठीक है, पुट्ठे तरीके से पीबीटी से स्टार्ट करके कुछ अजीबोगरीब हरकतें करके हम ऑपरेशंस के कैश फ्लो पे पहुंचते हैं। देखा यार ये जो ऑपरेशंस है ना, तुम्हें नहीं पता मुंशी साहब, ऑपरेशंस का मतलब मुझे सादी सी 3 बातें बताओ। ये जो ऑपरेशंस हमने किए हैं इसके अंदर हमने कुछ ये खर्चे किए हैं, बिजली, गैस, सैलरीज, रेंट, लटरम पटरम, ठीक है, जो सेलिंग एडमिन खर्चे होते हैं उनके लिए कितना कैश पे किया दौरान साल। फिर पूरे साल में हमने जो बिजनेस किया है, ऑपरेशंस किए हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हैं, हमें डेटर से कितना कैश आया है, और इस पूरे साल की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने जो पेमेंट्स की हैं सप्लायर्स को वो कितनी की हैं। सादा सी 3 बातें बताओ, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा जी मर्जी है ताड़ी, इसको पहले अगर किसी ने पिक्चर लेनी है तो ले लें, ये हिस्सा बदलने लगा। हाँ वो पिक्चर मतलब कि ये एरिया बदलना, कोई लेना चाहे तो, मैं मतलब कोई लेना ही चाहता है तो ठीक है, इसकी बात में ले लेना। तो जी ये एरिया बदल गया। बस अब मैं आज ना वो वाला सवाल उठाऊंगा, वो सवाल उठाऊंगा जो मैं पूरा नहीं करूंगा, ठीक है। अब वो कौन सा सवाल हो सकता है आपके ख्याल में? है हाँ जी, जो पहला सवाल हमने किया था, पास पेपर 3 मिस्टर जुनेद जंजुआ। लेकिन जो कैश फ्लोज है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, आज वो डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आना है ना पीपी इक्विपमेंट, मैंने कहना उसका लेजर बनेगा, आप बनाओ, घर जाके बनाना, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल या कैपिटल जो भी था भाई लेजर बनेगा, घर जाके बनाना, ठीक। नई चीज़ों को मैंने सिर्फ यहाँ पे करना है, ये वाला कैश फ्लो मैच कराना है, अगला क्या कराना अब आपको। ये तो वो सवाल है जो आपको वैसे ही शायद याद हो तकरीबन मेरी तरह। मैं हर सेशन में इसको 2 बार करता हूँ, एक बार डायरेक्ट से, एक बार इनडायरेक्ट से। तो आप लोगों ने वैसे इसको क्या किया हुआ है अभी तक? वो 2-3 दफ़ा किया हुआ है, बच्चों ने किया हुआ 2-3 दफ़ा, ठीक है। अच्छा ले जी, डायरेक्ट मेथड से अगर इसको हमने करना है तो भाई मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर सेठ साहब कह रहे हैं 3 बातें बताओ मुझे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा अब जरा गौर से सोचो, जरा थोड़ा ध्यान से सोचो, डेटर का लेजर बन रहा है नहीं बन रहा? डेटर के लेजर में क्या आता है? ओपनिंग, सेल्स, क्लोजिंग और कैश रिसीव्ड। हाँ कोई अब नॉर्मेलिटी है, कोई डिस्काउंट्स हैं, कोई बैड रिटर्न ऑफ है, सवाल बताएगा तो वो भी लिख लेंगे। 4 नॉर्मल चीजें इसकी क्या हैं? डेटर के लेजर की 4 नॉर्मल चीजें क्या हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग पहले, ठीक है, सेल्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अच्छा क्रेडिटर का भी लेजर बन रहा है ना, उसकी 4 नॉर्मल चीजें क्या हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग, पहले बोलो क्लोजिंग, ओपनिंग,
क्लोजिंग परचेजेस, कैश पेड टू सप्लायर। फिर सारे एक्रूवल्स प्री पेमेंट्स के लेजर बने, अलग अलग या इकट्ठा, जो भी देखेंगे वो करते हैं क्या करना है। तो एक्सपेंसेस का जो लेजर बनता है, एक्सपेंस के लेजर में 4 नॉर्मल चीजें क्या होती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस की फिगर और पेड, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। तो ये 3 चीजें कैसे निकलेंगी, जब हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर्स बना लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो लेजर बना रहे हैं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज है, वो बहस हो सकती है उसके ऊपर, कि मिसाल के तौर पे हमने मिसाल के तौर पे अपने कस्टमर से एडवांस लिया है, लायबिलिटी होती है, पता है ना। कस्टमर से एडवांस लें तो उसके अगेंस्ट आपने फ्यूचर में उनको क्या देना होता है, गुड्स डिलीवर करनी होती है ना, तो लायबिलिटी आपकी पड़ी होगी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आइटम है ये भी, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, तो क्या होते थे वो एडवांसेस, लायबिलिटी साइड पे एडवांसेस पड़ता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, या एडवांस, चलो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, अब ये लायबिलिटी है, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में आपने गुड्स डिलीवर करने, ऑपरेशंस का पार्ट है। अब जब आपने एडवांस लिया इस साल में, तो कैश तो आया है ना, उस कैश को कहाँ लें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अलग से, इन 3 के अलावा ले लेना अगर कुछ सवाल में आ जाए। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ऐसे ही आपने अपने सप्लायर को एडवांस पे किया है। कुछ बच्चे इधर शायद एक आधा सोल्यूशन भी, गलती भी है छोटी सी, वो इधर रखा हुआ है, खैर चलो छोड़ो। एडवांस पेड टू सप्लायर, आपने किसी को एडवांस पे किया है, आप चीजें मंगवानी थी, अगले ने कहा भाईजान एडवांस पैसे जो देगा, चीनी शॉर्ट हुई हुई है, आपको चीनी चाहिए, पैसे पहले जमा करा जाएं, जैसे ही आएगी आपका माल पहुंच जाएगा। अब आप एडवांस देकर आए हैं, आपका ये एसेट है, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में आपको क्या आना है, गुड्स, लेकिन आज आप क्या पे कर आए, कैश। तो इस पीरियड में अगर आपने एडवांस पे किया है सप्लायर को, तो ये कैश आउटफ्लो है, कहाँ शो कर दें, अगर आ जाया करे तो इधर ही शो करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरा मशवरा है ना करना, ऑपरेशंस है ना, ये ऑपरेशंस का पार्ट था। आपने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, भाई इधर देखो जरा, गुड्स जो बेचनी है उनको खरीदना था, उसके लिए एडवांस दे दिया, तो यहाँ शो कर दो। वैसे कोई इन्वेस्टिंग में भी शो कर दे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मुनासिब ज्यादा ये लगता है कि आप कैश रिसीव करें फ्रॉम कस्टमर, किस लिए, कि फ्यूचर में आपने गुड्स डिलीवर करनी है, वही जो आप ऑपरेशंस कर रहे हैं उसी काम को करना है, तो उस कैश रिसीव को इधर इनफ्लो शो कर दो। और अगर आपने किसी सप्लायर को एडवांस पे कर दिया कि फ्यूचर में आपको वो गुड्स आनी है जो आपने इधर बेचनी है ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, तो आप उसको मुनासिब है कि यहाँ शो कर दो। बाकी अगर कोई इधर इन्वेस्टिंग में शो कर दे, इतना बड़ा गुनाह नहीं, बट मेरा मशवरा यही है, ठीक है। लेकिन मैं ये लिख नहीं रहा दोनों, ये आएंगे तो फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। बल्कि लिख ही देता हूँ, चलो एहतियातन लिख ही देता हूँ, कैश रिसीव्ड और पेड एज एडवांस फॉर गुड्स, ठीक है जी, फॉर गुड्स लिख देते हैं। बहरहाल आएगा तो लिखेंगे यार, ऐसे यार नई चीज याद ना रहे, बस ये 3 चीजें याद रखनी है, चौथी बता दी है जुबानी कलामी, अगर आ जाए तो ये हो सकता है, ठीक है। ले जी सवाल, $15 किस मेथड से किया हमने, इनडायरेक्ट मेथड में वो वर्किंग कैपिटल आइटम होकर इधर ओपनिंग क्लोजिंग से हमने यूज कर ली, यही तो कह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल आइटम था। अगर वही सवाल आप, अच्छा हर इनडायरेक्ट वाला सवाल डायरेक्ट से नहीं कर सकते, अगर 15 बोल रहे हैं, अगर 15 सवाल में पूरी कैश फ्लो मौजूद है, इनकम स्टेटमेंट मौजूद है, तो फिर आप वो सवाल डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं मौजूद तो नहीं कर, उसकी वजह क्या है, मैंने क्या बनाना है, डेटर का लेजर, क्या बनाना है, डेटर का लेजर। अगर डेटर का लेजर बनाना है तो मुझे उसके लिए सेल्स चाहिए, फिर मैंने क्रेडिटर का लेजर बनाना है, उसके लिए परचेज चाहिए, परचेज निकालने के लिए मुझे इन्वेंट्री चाहिए, इन्वेंट्री के लेजर में जाती है कॉस्ट ऑफ सेल, फिर एक्सपेंसेस के लेजर बनाने हैं, एक्रूअल प्री पेमेंट, तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं वो भी चाहिए, तो तफसीली इनकम स्टेटमेंट होगी तो बन सकता है। और अगर वो सवाल करें या किसी डायरेक्ट मेथड वाले सवाल में एडवांस, बल्कि एडवांस होगा, मैं दिखाता हूं 2-3 सवाल जो डायरेक्ट मेथड वाले हैं। ये संडे था ना, संडे पहले, हाँ एक अटेम्प्ट आई थी उसमें, ये इसमें आई कैब ने सारे सवाल ऐसे ही किए थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
सैटरडे पता नहीं था मेरे ख्याल। अच्छा जी ये देखें, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी साइड पे आ रहा है। पहले ये पहले कहाँ जाया करता था? वर्किंग कैपिटल में। अब इसका क्या बनेगा? लेजर। अब लेजर बनेगा तो इसमें से जो कैश की फिगर आएगी, जाहिर है आपने एडवांस लिया है कस्टमर से, लायबिलिटी है आप पे, लेकिन कैश तो इनफ्लो है ना, जैसे लोन लेते हैं ऐसे ही है, कस्टमर से पैसे लिए, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में गुड्स जानी है, तो ये आपका कैश इनफ्लो होगा। कहाँ शो करें? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करें? मुनासिब नहीं है ये, क्योंकि ऑपरेशंस से रिलेट कर रहा है इनफ्लो आउटफ्लो। तो फाइनेंस तो हो गया आपका बिजनेस, माना उन्होंने पैसे दे दिए महीना पहले, आपको थोड़ा सा हेल्प मिल गई, पैसे आपने यूज कर लिए, लेकिन अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके ऑपरेशंस का नॉर्मली उनको ये जो एडवांसेस ले रहे होते हैं कस्टमर से, नॉर्मली इनका बिजनेस ऐसे ही चल रहा होता है, इनकी डिमांड होती है गुड्स की हाई, जितनी गाड़ियां आप बुक कराते हो 3-3 4-4 5-5 महीने पहले पैसे अगले ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे फिर काम ही कर रहे होते हैं अगला। तो बाहर लिखो किस में रख लेंगे? ऑपरेशंस में। और अगर एसेट साइड पे आ जाए कभी ये एडवांस टू सप्लायर, तो वो भी ऐसे ही लेजर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक सवाल ये है, एक मोस्ट रिसेंट आखिरी सवाल आपका पड़ा है, लैलपुर में देखो है ही नहीं कुछ, चलो अच्छी बात है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन बैंक का एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट करवाना है आपको। ये 3 सवाल मैंने जो आपके सामने होंगे किसी भी तरह से होंगे, जो ये वो 3 सवाल हैं, ये मैंने करवाना है। सवाल कितने गया? और क्वेश्चन बैंक भी है जी आई कैफ दा, पता है ये यूएल, बाकी सब इतने आसान सवाल हैं। यूनिवर्सल लिमिटेड, इसमें मुझे नज़र नहीं आया, खैर चलें कोई बात नहीं, ठीक है। तो वापस आ जाए, बाहर मतलब दी गल संडे च लब गई है, संडे च अच्छा जी, हम वापस आ चुके हैं जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहाँ पे। जैनजुआ लें जी। अब देखें भाई, ये देखें, ये सवाल मैं करने लगा हूँ डायरेक्ट मेथड से, और मेरे सवाल के अंदर सिर्फ क्या चेंज आई है ये आपके सामने, वो मुश्किल वाला पोर्शन गायब होकर आसान वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। शुरू करें अब काम, ठीक है। अब तरतीब से चलना है, वैसे थोड़ी सी हिम्मत करें ना, पूरा सवाल ही कर मारते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, पूरा सवाल ही दोबारा कर मारते हैं, कोई गल नहीं, खैर है। वैसे तो मैं चीज़ें ज़्यादा सिखाता हूँ इसमें और कम काम करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों के लिए आज इस दफ़ा मैं अपनी पुरानी तरतीब को भी तोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे अहमद की शक्ल नज़र आ रही है, वो खुश हो गया इससे। किसी मुसलमान को खुश करना अल्लाह बड़ा अजर देते हैं उसमें। पूरा सवाल करें ना अहमद? चलो ठीक है जी, पार्ट 2 शुरू करें फिर।